नमस्कार भाइयों एवं बहनों, शुक्ला एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है हमने बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाना शुरू किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास का अर्थ आपने देखा। अब हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास की पद्धतियाँ क्या हैं और कितनी हैं, ये चीज़ हम देखेंगे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से उल्लेख ग्रंथ भक्ति काल से ही मिलने लगते हैं। कब से मिलने लगते हैं? भक्ति काल से ही मिलने लगते हैं। ठीक है, जैसे गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता, ये दोनों कृति जो है ये गोकुलनाथ की है। और नाभादास कृत भक्तमाल, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास हैं। किंतु कवियों का विवरण मात्र होने से इन्हें इतिहास ग्रंथ नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ जो है 19वीं सदी में गारसा दतासी कृत इस्तवार दला लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी नाम से माना जाता है। ठीक है, या जाना जाता है। इस्तवार दला लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी से माना जाता है। कब से साहित्य लेखन की परंपरा का आरंभ माना जाता है? 19वीं सदी से माना जाता है। 19वीं सदी से माना जाता है। और गारसा दतासी ने इस्तवार दला लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा, उसी से हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की परंपरा मानी जाती है। चलिए आइए आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की 4 पद्धतियां मुख्य रही हैं। अब हम ये जब इतिहास लेखन पढ़ेंगे, उसमें जब इतिहासकार और उनके ग्रंथों को देखेंगे जब, तब इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, गारसा दतासी के बारे में। अब हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां कितनी हैं मुख्य रूप से। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की 4 पद्धतियां हैं। कौन कौन सी? मुख्य रूप से ध्यान देने योग्य बात है कि मुख्य रूप से 4 पद्धतियां हैं। कौन कौन सी? वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति या कालानुक्रमिक भी कहा जाता है इसे, या कालानुक्रमिक पद्धति। ठीक है, अब तीसरा है वैज्ञानिक पद्धति। कौन है? वैज्ञानिक पद्धति। और चौथी पद्धति है विधेयवादी पद्धति। ठीक है, तो वर्णानुक्रम पद्धति का आइए हम देखते हैं वर्णानुक्रम पद्धति क्या है। ठीक है, एक एक पद्धति के बारे में आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से। चलिए, वर्णानुक्रम पद्धति, इसमें रचनाकारों का विवरण, इसमें क्या हुआ? रचनाकारों का विवरण जो है उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से दिया जाता है। उदाहरण के लिए तुलसीदास, चिंतामणि और केदारनाथ सिंह का समय भले ही भिन्न हो, किंतु उनका क्रम इस प्रकार होगा। कैसे होगा? पहले केदारनाथ सिंह, फिर चिंतामणि, फिर तुलसीदास। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से, जैसे डिक्शनरी में होता है ABCD, इस तरह से क्रम उन्होंने लिया। इसलिए इसे ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत माना जाता है, क्योंकि यह इतिहास लेखन नहीं, शब्दकोश लेखन की तरह होती है। ठीक है, क्योंकि वर्णों के क्रम के अनुसार इसका लेखन होता है, इसीलिए जो है इसे हम असंगत मानते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, जो कि ये शब्दकोश लेखन की तरह होती है। अर्थात गारसा दतासी और शिव सिंह सेंगर ने इसका प्रयोग किया था। ठीक, तो आज हमने जाना वर्णानुक्रम पद्धति क्या है। अब वर्णानुक्रम के बाद जो है फिर कालानुक्रमिक, वैज्ञानिक और विधेयवादी पद्धति के बारे में आगे देखते हैं। तो वर्णानुक्रम पद्धति के बाद आती है कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति क्या है? जो समय के अनुसार, अर्थात इसमें रचनाकारों का विवरण उनके काल, समय के क्रम से, उनके काल यानी समय के क्रम से दिया जाता है। रचनाकार की जन्मतिथि को आधार बनाया जाता है। इतिहास लेखन की इस दृष्टि से इसे भी अधूरा समझा जाता है। क्यों अधूरा समझा जाता है? कभी कभी रचनाकार का जन्म जो है वो बहुत पहले का होता है, लेकिन वो रचना जो है बहुत बाद में करता है। कभी कभी रचनाकार ऐसा होता है जो कि, जैसे भारतेंद्र जी को देखिए, 35 साल में ही अपना इतिहास में एक स्थान बना के गए हैं। ठीक है, तो बहुत बचपन से ही वो लिखने लगे थे। 5 वर्ष की अवस्था में ही, 8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने पत्र लिख कर भेजा। ठीक है, तो इस तरीके से, इसलिए इस पद्धति को भी अधूरा माना जाता है, अधूरा समझा जाता है, क्योंकि इस पद्धति से लिखे ग्रंथ जो हैं वर्णानुक्रम पद्धति की तरह कविवृत्त संग्रह मात्र होते हैं। ये सिर्फ कवियों का एक संग्रह वहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, अर्थात तो इसलिए इस पद्धति को भी अधूरा समझा जाता है।
जॉर्ज ग्रियर्सन, इस पद्धति का प्रयोग किसने किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं ने इसका प्रयोग किया है। यद्यपि ग्रियर्सन में विधेयवादी पद्धति के कुछ आरंभिक सूत्र भी मिलने लगते हैं, ठीक है, तो ग्रियर्सन में कुछ विधेयवादी पद्धति के आरंभिक सूत्र मिलने लगते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति क्या है? इसमें ग्रंथकार निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। कौन? वैज्ञानिक पद्धति जो है इसमें ग्रंथकार निरपेक्ष, कौन? ग्रंथकार जो है, जो ग्रंथों की रचना करता है, रचनाकार जो है वो निरपेक्ष और तटस्थ रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप से, यानी कि एक क्रमिक रूप से प्रस्तुत करता है। इतिहास लेखन सिर्फ तथ्य संकलन की नहीं बल्कि उनकी व्याख्या एवं विश्लेषण की भी मांग करता है। अतः इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना जाता है। अब आती है विधेयवादी पद्धति। चौथी पद्धति कौन सी है? विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति क्या है? फ्रेंच विद्वान, कौन? फ्रेंच विद्वान, जो फ्रेंच भाषा के विद्वान है, कौन? तेन ने इसे सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। तेन ने इस पद्धति को 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया। कौन कौन? जाति, वातावरण और क्षण विशेष। तो इस पद्धति के अनुसार, किस पद्धति के अनुसार? विधेयवादी पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। ठीक, अभी आगे इसके विधेयवादी पद्धति के बारे में थोड़ा सा हम और जानेंगे, ठीक है, लेकिन वो अगले वीडियो में जानेंगे। आप तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।